Dear student, welcome to you in my YouTube channel KB Physics 11. Today in this video, I am going to discuss some important multiple choice question based on motion of center of mass. I have already discussed about the motion of center of mass, that is the velocity of center of mass, acceleration of center of mass, and law of conservation of linear momentum of center of mass. उससे जो फैक्ट्स निकले थे, जो कंक्लूजन निकला था, उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था और उन्हीं कंक्लूजन को लेते हुए हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो कंक्लूजन का क्या था उसको समझते हैं। यू मस्ट कीप दिस फैक्ट इन माइंड, इन द absence ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम कैन नॉट बी चेंज्ड। If no external force is acting on the system, then the position or velocity of the center of mass cannot be changed. मतलब if the center of mass of the system is at rest, it will remain at rest. If it is in motion, it will continue to move in the same direction with same velocity. जैसा कि हम पहले भी लॉज ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं। दूसरा फैक्ट उसी को दूसरे वर्ड्स में लिखा गया है। The internal force cannot change the position or velocity of center of mass of a system. मान लिया कुछ सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं जिससे कि पार्टिकल जो है सिस्टम के वो मूव भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। हो सकता है इंडिविजुअल पार्टिकल्स में मोशन हो, लेकिन वो मोशन क्यों है? बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेज है। तो इस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो है और वेलोसिटी जो है चेंज नहीं होगी। तो इंटरनल फोर्स आर अनेबल टू चेंज द पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इन दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को माइंड में रखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, ए बॉडी इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड अंडर ग्रेविटी ब्रेक्स इन टू पार्ट्स ऑफ द अनइक्वल मासेस। The center of mass of the two parts taken together shift horizontally towards. इन्होंने पहले से ही लिख रखा है शिफ्ट हॉरिजेंटली टुवर्ड्स, और वर्टिकली फॉलिंग है अंडर द ग्रेविटी है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो था, बॉडी जो थी, वो डाउनवर्ड मोशन में थी। अब वो ब्रेकअप हो गई टू अनइक्वल पार्ट्स में, तो वो अनइक्वल पार्ट्स कुछ इस तरह से मूव करेंगे कि सेंटर ऑफ मास पहले से जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, कैसे को मूव कर रहा था? डाउनवर्ड मूव कर रहा था, तो वो डाउनवर्ड मूव करता रहेगा। तो यहां पर बात हो रही है शिफ्ट हॉरिजेंटली टुवर्ड्स, तो हॉरिजेंटली शिफ्टिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, बिकॉज नो फोर्स इज एक्टिंग इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और वो उसी डायरेक्शन में बॉडी को एक्सेलरेट करा सकता है। जब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग पॉसिबल है ही नहीं। तो हमारा जो पहला चॉइस था, जो शिफ्टिंग होगी, वो कह रहे थे टुवर्ड्स हैवियर पीस, टुवर्ड्स लाइटर पीस, डज नॉट शिफ्ट हॉरिजेंटली और डिपेंड ऑन द वर्टिकल वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग। तो हमारा जो सी पार्ट है वही करेक्ट है, क्योंकि जब फोर्स ही नहीं हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लग रहा है, तो फिर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग पॉसिबल है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास, मास क्या है? इक्वल है, हैव द कोऑर्डिनेट 4 मीटर 4 मीटर एंड 6 मीटर, मतलब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट गिवन है यहां पर। दूसरा है पार्टिकल जिसके कोऑर्डिनेट है 6 मीटर 2 मीटर और 8 मीटर। Of these, one has velocity v1, जिसकी पहली पोजीशन दी गई, इसकी वेलोसिटी v1 दिया गया है 2i कैप मीटर पर सेकेंड, मतलब x एक्सिस के लॉन्ग इसका मोशन है और जिसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर पर सेकेंड। अनदर पार्टिकल हैज वेलोसिटी v2 और उसकी v2 की वैल्यू दी गई 2j कैप मीटर पर सेकेंड। j कैप ये इंडिकेट कर रहा है कि मोशन पॉजिटिव बाई एक्सिस के लॉन्ग है और मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकेंड इसका दिया है, और ये एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल ये वेलोसिटी इज गिवन है। द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास एट 1 सेकेंड विल बी, यानी आफ्टर 1 सेकेंड व्हाट विल बी द
कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वैसे तो देखा जाए इस समय क्या कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो पता कर लें, और फिर जो वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है पहले वाले की, दूसरे वाले की है वाई एक्सिस के अलोंग, तो केवल एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। और या फिर हम पहले क्या करते हैं कि न्यू पोजीशन पता कर लेते हैं पार्टिकल्स की। तो देखिए यहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन है, इनिशियल पोजीशन एक्स एक्सिस के अलोंग जो है 4 मीटर गिवन है, तो इसकी न्यू पोजीशन क्या हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, सिंपल हम इक्वेशन लगाएंगे, एक्स 1 इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल डिस्टेंस प्लस वेलोसिटी v1 इंटू टाइम टी। तो ये हो जाएगा, पहले 4 है और उसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 2 है इंटू टाइम 1 है, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 प्लस 2 यानी 6 मीटर हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट पहले वाले का चेंज हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा, z कोऑर्डिनेट में भी कोई चेंज नहीं आएगा आफ्टर 1 सेकेंड। तो न्यू फर्स्ट पार्टिकल जो है हमारा, फर्स्ट पार्टिकल की न्यू पोजीशन कितनी हो जा रही है, वो हो जा रही है 6 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर। ये न्यू पोजीशन हो गई, न्यू पोजीशन। अब दूसरे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, तो यहां पर इसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक्स और जेड कोऑर्डिनेट अनचेंज्ड रहेंगे। तो देखिए इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें चेंज आएगा। तो यहां पर वाई कोऑर्डिनेट निकाल दे रहे हैं, y1 इज इक्वल टू हो गया वाई प्लस v2 इंटू टी। तो वाई की वैल्यू थी 2 प्लस वेलोसिटी इसकी भी 2 ही है इंटू 1, तो ये आ गया 2 प्लस 2 यानी 4 मीटर। तो सेकेंड पार्टिकल की जो है, सेकेंड पार्टिकल की न्यू पोजीशन जो हमारे पास आ रही है 6, 4, 8, 6 मीटर, 4 मीटर एंड 8 मीटर, ये आ गई। ठीक है, अब हम इसी के बेसिस पे हम सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। तो यक्स CM इज इक्वल टू हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2। तो देखिए मास क्या है, इक्वल मासेस हैं, तो हम देखा जाए m1 m2 न भी लिखते, क्या लिखते, x1 प्लस x2 अपान 2 कर देते तो भी काम हो जाता। तो देखिए हमने m1 की जगह m लिख दिया, x1 6 है प्लस m2 की जगह भी m लिख दिया, और x2 जो है वो भी 6 है अपान m प्लस m 2m हो गया। तो इस तरह से m इंटू 6 प्लस 6 12 हो जाएगा अपान 2m। तो ये वैल्यू आ गई है 6 मीटर। तो x कोऑर्डिनेट 6 आ गया। यहां देख भी सकते हैं 6 कहां है, बी पार्ट में है। बाई CM निकाल लीजिए, m1 y1 प्लस m2 y2 अपान m1 प्लस m2। ये कोऑर्डिनेट है, तो m1 की जगह m कर दिया इंटू 4 प्लस m इंटू 4 y1 y2 अपान 2m। तो ये आ गया हमारा, m कॉमन हो गया तो 4 प्लस 4 8 अपान 2m, पेंसिल आउट, ये हो गया 4 मीटर। तो देखिएगा 6 मीटर आया, फिर 4 मीटर आ गया। अब जेड कोऑर्डिनेट और निकाल लीजिए, सेंटर ऑफ मास का जेड कोऑर्डिनेट और निकालते हैं। जेड CM इज इक्वल टू हो जाएगा m1 z1 प्लस m2 z2 अपान m1 प्लस m2, m इंटू z, पहले पार्टिकल का z कोऑर्डिनेट 6 मीटर है इंटू 6 प्लस m2
m हो गया, और z2 की वैल्यू 8 है अपान m प्लस m 2m हो गया। तो ये हो गया आपका, m कॉमन हो गया, तो 6 प्लस 8 14 अपान 2m कैंसिल आउट, तो 2 7 मीटर ये आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं, x की वैल्यू 6 मीटर आई है, 6 आई है, और y की वैल्यू 4 मीटर आई है, 4 मीटर, और z कोऑर्डिनेट 7 मीटर आया है। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि थर्ड क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन में देखिएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। टू पार्टिकल ए एंड बी इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली क्या है, रेस्ट में है, तो उनका सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में होगा। मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर अ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब वो जो है म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो मूव कर रहे हैं, और एट द इंस्टेंट व्हेन द स्पीड ऑफ ए इज बी, स्पीड ऑफ बी इज 2v, द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज। देखिए यहां पर टू पार्टिकल्स हैं जो कि म्यूचुअल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मोशन हो रहा है। इनिशियली क्या है, रेस्ट में थे, और म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दे आर मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटीज, जो कि गिवन है v और 2v। तो जैसा कि हमने फैक्ट में पहले भी बात की थी कि अब कोई एक्सटर्नल फोर्स तो यहां लग नहीं रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा जिस कंडीशन में पहले रहा होगा, ठीक उसी कंडीशन में अब भी रहेगा। पहले क्या था, पार्टिकल जो थे इनिशियली रेस्ट में थे, तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में रहा होगा, तो अब भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट में ही रहेगा, बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। तो ये तो हमारा आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट देखिए, two balls thrown simultaneously in air, the acceleration of center of mass of the two balls in air। तो बॉल्स जो है simultaneously थ्रो की जा रही है एयर में, तो यहां पर क्या होगा कि एयर में थ्रो की जा रही हैं, तो अंडर द ग्रेविटी मोशन होगा। चॉइसेस देखिएगा, डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल, तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता करना है। तो इंडिविजुअल बॉल्स में क्या एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, तो निश्चित रूप से सेंटर ऑफ मास में भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही होगा, दूसरा एक्सेलरेशन तो पॉसिबल है नहीं, है ना। चाहे तो हम निकालना चाहें तो निकाल भी लें कि टू बॉल्स हैं और उनमें एक्सेलरेशन क्या होगा, जी होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल भी सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही होगा। वैसे एक्सेलरेशन का फार्मूला ACM इज इक्वल टू होता है m1 a1 प्लस m2 a2 अपान m1 प्लस m2, है ना। तो m1 की वैल्यू हम m1 ही रहने देते हैं, a की वैल्यू क्या है, g है, प्लस m2 की वैल्यू भी m2 ही रहने देते हैं, और a2 की वैल्यू भी g है, नीचे m1 प्लस m2 है। देखिएगा हम यहां पर g कॉमन ले लें तो मिलेगा हमें m1 प्लस m2 इंटू जी अपान m1 प्लस m2। देखिएगा तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या आ गया, g ही तो आ गया, हम डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन के भी लिख सकते थे। नेक्स्ट देखिए, two blocks of mass 10 kg and 4 kg are connected by spring of negligible mass and placed on frictionless horizontal surface. An impulse gives a velocity of 14 meter per second to heavier block in the direction of lighter block. The velocity of center of mass is, हमें यहाँ पर जो गिवन है m1 गिवन है हमारा वो 10 kg है, और इसी पर फोर्स लगाएगा। एन इम्पल्स गिव्स ए वेलोसिटी ऑफ 40, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जो है हम लिख देते हैं v1 गिवन है 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जो सेकेंड मास है जो कि 4 kg का है m2, उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया गया है, तो उसकी वेलोसिटी v2 0 ले लेते हैं। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमें पता करनी है, तो VCM इज इक्वल टू होता है m1 v1 प्लस m2 v2 अपान m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 14 है, v1 की वैल्यू नहीं, m1 की वैल्यू 10 है, सॉरी, m1 की वैल्यू 10 है और वेलोसिटी 14 है, प्लस
m2 4 kg है, वेलोसिटी 0 है, अपान 10 + 4, तो ये हो गया 140 अपान 14, कैंसिल आउट, ये हो गया 10। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, blocks A and B are resting on the smooth horizontal surface given equal speed of 2 meter per second in opposite sense as shown in figure. At t is equal to 0, the position of the blocks are shown. Then the coordinates of center of mass at t is equal to 3 second will be. देखिए यहाँ पर इनिशियल पोजीशन टू ब्लॉक्स की गिवन है, दोनों के मास 4 kg हैं, और इनिशियल पोजीशन जो है इस वाले 4 kg ए ब्लॉक की 0 × 0 है, मतलब ये ओरिजिन पे रखा हुआ है, और दूसरा ब्लॉक जो है 4.5, 0 पे है, मतलब यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट में ही चेंज हो रहा है जैसा कि लग रहा है, क्योंकि ये मोशन जो है अलोंग एक्स एक्सिस है। तो बिगिनिंग में वाई कोऑर्डिनेट 0 है, y1 0 है, y2 भी 0 है, तो सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। अब इस समय हम देख लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है ना, और फिर जो है देखते हैं कि 3 सेकंड में क्या कुछ वेरिएशन होगा। तो यहां पर निकालते हैं सेंटर ऑफ मास, और एक्स सी एम ही निकालें, वाई की वैल्यू तो 0 है, एक्स सी एम इज इक्वल टू होता है m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। तो m1 4 kg है, और इसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट गिवन है 0 0 है, तो 0 प्लस m2 4 kg, और उसकी पोजीशन है 4.5 अपान m1 प्लस m2 4 + 4 यानी 8 हो गया। तो ये आ गया हमारा 0 + 4 × 4.5 डिवाइडेड बाई 8, 4 2 जा 8, तो ये आ गया आपका 2. डिवाइड कर दीजिए तो 25, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, और बाई सी एम इज इक्वल टू होगा 0। तो इस समय जो कोऑर्डिनेट हैं सेंटर ऑफ मास के वो हैं 2.25, 0। अब ये क्या चेंज होंगे या नहीं होंगे? वैसे तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं, चेंज नहीं होंगे, क्योंकि इतने भी टाइम के बाद भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, है ना। वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, और वो जो है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ये जो मासेस भी इक्वल हैं, वेलोसिटी भी इक्वल है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 आनी चाहिए। देखिएगा कैसे 0 आती है, इसको समझते हैं। इस समय हमने कोऑर्डिनेट निकाल दिए हैं सेंटर ऑफ मास के, जो कि आए थे 2.25, 0। ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट है। वेलोसिटी देख लेते हैं, यदि वेलोसिटी होगी तब तो 3 सेकंड के बाद चेंज होगा, अदरवाइज कैसे चेंज होगा? तो VCM इज इक्वल टू होता है m1 v1 प्लस m2 v2 अपान m1 प्लस m2, है ना। तो m1 4 है, v1 2 मीटर पर सेकेंड है, इस वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेंगे, प्लस दूसरा जो पार्टिकल है, ब्लॉक जो है वो राइट से लेफ्ट में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इस वेलोसिटी को हमें निगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 × -2 डिवाइडेड बाई 4 + 4। तो देखिएगा ऊपर क्या आ गया, 8 - 8 अपान 8, तो ये तो हो गया 0। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। तो आफ्टर एनी टाइम, चाहे वो 3 सेकंड हो, 5 सेकंड हो, 10 सेकंड हो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जब 0 है तो उसके कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा ही नहीं। तो जो इनिशियल उसका पोजीशन है 2.25, 0 यही बनी रहेगी फॉर एवर, है ना। तो सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो देखिए डी पार्ट में हमारे दिए हुए हैं। नेक्स्ट, two person of mass 55 kg and 65 kg respectively are at the opposite ends of a boat. The length of boat is 3 meter and base is 100 kg. यानी बोट का वेट जो है वो 100 kg है। The 55 kg man walks up to the 65 kg man and sits with him. If the boat is
in still water the center of mass of the system will shift. सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग पता करनी है। तो यहां पर बोट, मान लिया ये बोट है और इसकी लेंथ दी गई है 3 मीटर की, है ना। एक पर्सन यहां पर है और दूसरा पर्सन जो है यहां पर है ना। ये मान लिया 55 kg है, ये 65 kg है ना। और इसका बोट का भी मास दिया हुआ है, गिवन है। तो इस समय सेंटर ऑफ मास हम इस सिस्टम का निकाल सकते हैं, निकालना चाहे तो। लेकिन हमें तो सेंटर ऑफ मास में शिफ्टिंग पता करनी है। तो शिफ्टिंग पता करने के लिए हम देखें क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं। ये जो मैन है 55 kg वाला मूव करके 65 kg के पास चला जाता है ना। तो कोई बाहर से धक्का दे करके या फोर्स लगा के तो उसको भेजा नहीं गया, है ना। तो यहां पर केस जो है इंटरनल फोर्सेस का ही है। तो इंटरनली वो मूव कर रहे हैं और 55 kg मैन 65 kg के पास पहुंच जा रहा है, तो भी सेंटर ऑफ मास में कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, वो जैसा था वैसा ही बना रहेगा, बिकॉज इट इज द केस ऑफ इंटरनल फोर्स। इंटरनल जो पार्टिकल्स हैं, भाई मैन को हम पार्टिकल के फॉर्म में कंसीडर करें तो वो पार्टिकल इधर उधर जा रहे हैं, उन पे एक्सटर्नल फोर्स तो लगाया नहीं जा रहा है। दैट इज वाई देयर विल बी नो शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। तो हमारा शिफ्ट जो है 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये है हमारा ये बॉडी मास m1 4 kg moves at 5 I meter per second. Another body mass m2 जो है वो 2 kg moves at 10 I meter per second. इन दोनों बॉडीज जो है 4 kg और 2 kg एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास पता करना है, तो वेलोसिटी पता कर लीजिए सेंटर ऑफ मास की, और उससे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² से निकल जाएगी। तो हम पहले वेलोसिटी पता करते हैं सेंटर ऑफ मास की। इस समय वेलोसिटी क्या है, तो m1 की वैल्यू कितनी है 4 kg है और इसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो v1 जो दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड, m2 गिवन है 2 kg और v2 गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। तो vcm इज इक्वल टू हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 है हमारा 4 kg इंटू v1 5 है प्लस m2 2 है, वेलोसिटी 10 है अपॉन 4 प्लस 2। तो ये हो गया हमारा vcm इज इक्वल टू 20 प्लस 20 अपॉन 6, तो हो गया 40 अपॉन 6। ये हो गया 20/3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी पता करिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास हाफ mvcm², है ना। मास मीन्स टोटल मास ऑफ द सिस्टम 1/2। टोटल मास कितना है 6 है। vcm की वैल्यू आ गई थी 20/3 होल स्क्वायर, तो 2 3 जा 6, तो 3 इंटू 400 अपॉन 9, 3 3 तो ये हो गया 400 अपॉन 3 जूल। ये आ गया 400 अपॉन 3 जूल इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट देखिए, यहां पर 9th क्वेश्चन है, two balls of equal mass are projected from a tower simultaneously with equal speeds at an angle theta above the horizontal and other at the same angle theta below the horizontal. Path of the center of mass of the two ball is, वैसे तो यहाँ पर कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए, बोथ बॉल्स आर मूविंग अंडर द ग्रेविटी, और हमने जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल, जब कोई प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाता है तो उसका पाथ जो है पैराबोला होता है। यानी प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होता है, पैराबोला है। तो 2 पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, 2 बॉल्स हैं और वो जो है इक्वल मास की हैं, उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है अदर एंगल्स पे, तो उनका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। तो सेंटर ऑफ मास भी पैराबोलिक पाथ ट्रेस आउट करेगा।
अदरवाइज देखिए इसमें सिचुएशन क्या है, यहाँ पर मान लिया यहाँ से थ्रो किया जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये देखिए थीटा एंगल पे थ्रो किया गया v वेलोसिटी से, ये वेलोसिटी है इनिशियल, और अबव द हॉरिजॉन्टल, और थीटा एंगल से ही बिलो द हॉरिजॉन्टल थ्रो किया जा रहा है v वेलोसिटी से। इस वेलोसिटी के टू कंपोनेंट होंगे जो कि अबव द हॉरिजॉन्टल है, तो ये हो जाएगा v cos थीटा, और सिमिलरली इसका जो नीचे वाली वेलोसिटी, इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा ही होगा, तो टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 2v cos थीटा, देखा जाए तो ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट नीचे वाली वेलोसिटी का v sin थीटा होगा, और ऊपर वाले का वर्टिकल कंपोनेंट v sin थीटा होगा। देखिए दोनों वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रह जाएंगे। वेलोसिटी निकालना चाहें तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी हम निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जा रही है। तो इसका मतलब देखा जाए तो जो मोशन होगा वो एक तरह से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जैसा ही होगा। किसी सर्टेन हाइट से जब हम कोई प्रोजेक्टाइल थ्रो करते हैं तो इस तरह से पाथ ट्रेस आउट होता है, निकालने की जरूरत नहीं है, निकालना चाहें तो पूरा डिटेल में हम निकाल भी सकते हैं, क्योंकि दोनों बॉल्स का बॉल जो है इक्वल मास की हैं, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लीजिए, है ना। फार्मूला BCM इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, तो v1 v2 की वैल्यू गिवन है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v cos थीटा, ये है v1 है, और v2 भी v cos थीटा है, तो आसानी से जो है निकल जाएगी। और सेंटर ऑफ मास की भी वेलोसिटी जो है मेरी समझ से v cos थीटा ही आएगी। ऐसे देखिएगा यहाँ पर BCM इज इक्वल टू हो जाएगा, मास इक्वल है m इंटू v1 ये है, और v2 भी उतनी ही है, तो ये हो जाएगा v cos थीटा प्लस m इंटू v cos थीटा अपॉन 2m, तो ऊपर भी क्या हुआ 2m v cos थीटा अपॉन 2m का कट गया, तो v cos थीटा जो है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो गई। हॉरिजॉन्टली इसका मतलब सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा, तो उसका पाथ जो होगा वो पैराबोलिक ही होगा, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो vy इक्वल टू 0 है, और vx है वो v cos थीटा के इक्वल है। तो ये पार्टिकल या कहें सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा हम निकाल सकते हैं, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा v cos थीटा इंटू t टाइम के बाद हॉरिजॉन्टली इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, वो y इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए फार्मूला क्या होगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, है ना। तो g तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी मैंने कहा 0 है, तो जब हम यहाँ पर y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at लिखेंगे तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 इनिशियल, तो ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो बाई कंपोनेंट जो है डिस्प्लेसमेंट का वो हाफ gt स्क्वायर है ना। अब x कंपोनेंट ये आ गया, यहां से हम t की वैल्यू निकालें वहां रख दें, तो जो इक्वेशन बनेगी वो पैराबोलिक इक्वेशन बनेगी, ट्रेजेक्टरी ऑफ पाथ जो होगी वो पैराबोलिक होगी। देखिए यहां से हम t की वैल्यू निकाल लें, t इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन v cos थीटा, वहां रख देंगे तो y और x का एक रिलेशन आएगा जो कि शो करेगा कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो होगा वो पैराबोलिक होगा। वैसे हम डायरेक्ट इसमें टिक कर सकते हैं, समझ में आ रहा हो। देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, A ball is kept in a closed box, moves in the box making collision with balls. The box is kept on smooth surface. The velocity of center of mass. देखिए एक बॉक्स है जिसमें बॉल है और बॉल इज मूविंग हियर एंड देयर कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द बॉक्स। तो यहाँ पर जो मोशन हो रहा होगा बॉल के अंदर वो इधर उधर, जैसे कि जो कोई गैस फील्ड बॉक्स है उसमें जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होते हैं वो इधर उधर कोलाइड करते रहते हैं, वही सिचुएशन है। तो यहाँ पर जो फोर्सेज लग रहे हैं बॉल्स पर जिसकी वजह से उसमें मोशन हो रहा है वो तो इंटरनल हो गए।
तो पूरा सिस्टम हमारा क्या है, बॉक्स और बॉल मिलाकर के एक सिस्टम बन रहा है, अकेला बॉल का सिस्टम नहीं है, बॉल प्लस बॉक्स पूरा मिला के जो सिस्टम बन रहा है उसका सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं होगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड ये भी क्वेश्चन है, जिन फैक्ट्स की मैंने पहले बात की थी कि इंटरनल फोर्स कैन नॉट चेंज द पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पर भी वही केस है। तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है वो अनचेंज्ड रहेगा और उसकी वेलोसिटी में भी चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो पहले बताया गया था, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉक्स रिमेन कांस्टेंट, बॉक्स की नहीं पूरे सिस्टम की, ऑफ द बॉक्स प्लस बॉल सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ये देखिए करेक्ट ऑप्शन है, ये बी वाला करेक्ट ऑप्शन है ना। पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट रहेगा, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा और वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। तो द बॉक्स प्लस बॉल सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ द बॉल रिमेन कांस्टेंट, केवल बॉल की बात नहीं है, बॉल की तो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। द बॉल रिलेटिव टू द बॉक्स रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी ठीक नहीं है। पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन कांस्टेंट इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान थे और समझ में भी आ गए होंगे। इस टाइप के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो 100% जो है सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे।